नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 दिसंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में अब पारिवारिक जमीन बंटवारे की प्रक्रिया होगी सरल। अब एक ही आवेदन से होगा पूरे परिवार की जमीन का दाखिल खारिज। नई सुविधा से बिचौलियों की भूमिका होगी सीमित। मैट्रिक प्रायोगिक परीक्षा 2026 का शेड्यूल हुआ जारी। 20 से 22 जनवरी तक चलेगी परीक्षा। सभी स्कूलों में गृह केंद्रों पर होगी आयोजित। 29 दिसंबर से शुरू होगा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का बायोमेट्रिक मिलान। प्रत्येक डीईओ कार्यालय में 2 ऑपरेटर रहेंगे मौजूद। 3 चरणों में आयोजित होगी मिलान परीक्षा। नवादा में 30 दिसंबर को 1 दिवसीय रोजगार कैंप का होगा आयोजन। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगा कैंप। 18 से 30 वर्ष होगी आयु सीमा। बिहार के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सतर्क रहने की दी गई सलाह। सुबह और रात के समय दृश्यता हो सकती है बेहद कम। नए साल में बिहार में 2 नए मेडिकल कॉलेज की होगी शुरुआत। राज्य में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या होगी 15। दोनों कॉलेजों में होगी 500 बेड की क्षमता। 6 जनवरी को दिल्ली टीम के लिए खेल सकते हैं विराट कोहली। रेलवे के खिलाफ होगा ये मैच। उत्तराखंड के खिलाफ मैच के बाद घर लौट गए हैं रोहित। चले अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी ने स्टेनोग्राफर के 326 पदों पर निकाली भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय सचिवालय, चुनाव आयोग, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सहित 6 विभागों में स्टेनोग्राफर के 326 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन ssc.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। स्टेनोग्राफर डी के रूप में 3 से 6 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में रिटन परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। ऑफलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी रीजनल डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 के पते पर भेजी जा सकती है। बिहार में अब पारिवारिक जमीन बंटवारे की प्रक्रिया होगी सरल। बिहार सरकार ने पारिवारिक भूमि बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और विवाद मुक्त बनाने के लिए बिहार भूमि पोर्टल पर नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। अब एक ही आवेदन से पूरे परिवार की जमीन का दाखिल खारिज किया जा सकेगा और इससे पहले हर हिस्सेदार को अलग से दाखिल खारिज कराना पड़ता था, जिससे कठिनाई भी होती थी। नई सुविधा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी। मौखिक बंटवारे को भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया जा सकेगा और वहीं आवेदन में तकनीकी समस्या होने पर टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-345-6215 पर संपर्क किया जा सकता है। मैट्रिक प्रायोगिक परीक्षा 2026 का शेड्यूल हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 की प्रायोगिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 20 से 22 जनवरी 2026 तक सभी स्कूलों में गृह केंद्रों पर ही होगी। परीक्षा पूरी तरह से विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पारदर्शिता के लिए परीक्षा सामग्री अलग अलग रंग के लिफाफों में भेजी जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा विषय के अनुसार 20 से 30 अंकों की होगी। विज्ञान में इंटरनल असेसमेंट और सामाजिक विज्ञान में गतिविधि व प्रोजेक्ट के आधार पर मूल्यांकन होगा। किसी भी अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार एएनएम भर्ती की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का आज अंतिम मौका। बिहार राज्य स्वास्थ्य समाज ने एएनएम भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी 26 दिसंबर 2025 को ही जारी कर दी है। परीक्षा 17 से 19 दिसंबर को हुई थी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक सुबह 11:30 बजे से एक्टिव है और 28 दिसंबर रात 11:55 यानी आज तक उपलब्ध रहेगा। उत्तर कुंजी से अपने जवाब मिलाकर अनुमानित स्कोर निकाल सकते हैं। अगर कोई सवाल या उत्तर गलत लगे तो 26 से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है। लॉगिन करके उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लेना चाहिए। पटना में नए 5 स्टार होटल का निर्माण हुआ शुरू। इनकम टैक्स गोलंबर के पास स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक को तोड़कर 140 कमरों वाला 5 स्टार होटल बनाने का काम अब शुरू हो गया है।
पर्यटन निगम ने निर्माण एजेंसी को होटल सौंप दिया है। 1.5 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस होटल पर 200 करोड़ से भी अधिक खर्च होंगे और निर्माण 4 साल में पूरा होने का लक्ष्य है। 5 स्टार दर्जा FHRAI टीम द्वारा गुणवत्ता और सुविधाओं जैसे स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट, बार, वाईफाई और कमरे की जांच के बाद मिलेगा। इससे पटना में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जो अभी सालाना 20,000 है। 29 दिसंबर से शुरू होगा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का बायोमेट्रिक मिलान। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा चतुर्थ में उत्तीर्ण 4,932 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान 29 और 30 दिसंबर को संबंधित जिला शिक्षा कार्यालयों में कराने का निर्णय लिया है। प्रत्येक DEO कार्यालय में चयनित एजेंसी द्वारा 2 ऑपरेटर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होना आवश्यक है और यह मिलान परीक्षा 3 चरणों में किया जाएगा, ताकि किसी के स्थान पर कोई और परीक्षा न दे सके। परीक्षा 27 सितंबर से 12 और 22 अक्टूबर तक आयोजित हुई थी, जिसमें 14,936 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। असफल शिक्षक नियोजित रहेंगे। राज्य में 50 लाख उपभोक्ताओं का 9,500 करोड़ का बिजली बिल बकाया। बिहार में 50 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का 9,500 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल जमा नहीं हुआ है। साउथ बिहार के 6,000 करोड़ और नॉर्थ बिहार की 350 करोड़ और नॉर्थ बिहार की 3,500 करोड़ राशि बकाया है। मुफ्त 125 यूनिट बिजली योजना लागू होने के बाद बकाया बढ़ा है। बिजली कंपनी ने प्रत्येक सेक्शन में 3 सदस्यीय टीम बनाकर घर घर जाकर वसूली अभियान शुरू किया है। दिसंबर में 1,02,189 उपभोक्ताओं की बिजली काटी गई। बकाया नहीं चुकाने पर 18% वार्षिक ब्याज भी लगेगा और बकाया चुकाने के बाद ही मुफ्त योजना का लाभ मिलेगा। किस्त में भुगतान की सुविधा भी है। पटना एम्स को कायाकल्प में मिला देश में 3रा स्थान। बिहार के चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में एम्स पटना को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कायाकल्प योजना 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान प्राप्त हुआ। इस रैंकिंग में एम्स भोपाल पहले और एम्स जोधपुर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि विनोबा भावे सिविल अस्पताल सिलवासा को भी 3रा स्थान मिला। मूल्यांकन में अस्पताल की स्वच्छता, हाइजीन, संक्रमण नियंत्रण, नर्सिंग सेवा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और 24 घंटे सेवाओं की उपलब्धता जैसी कड़ी मानकों को ध्यान में रखा गया। पटना एम्स ने परिसर प्रबंधन और संसाधन उपयोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस सफलता पर कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर राजू अग्रवाल और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार ने खुशी जताई। मद्य निषेध विभाग में आधा दर्जन अधिकारियों का हुआ स्थानांतरण। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 6 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। अधिसूचना के अनुसार अमृता कुमारी को आयुक्त उत्पाद के सचिव के साथ सहायक आयुक्त मद्य निषेध यानी कि EIB नियुक्त किया गया है। आदित्य कुमार को दानापुर, मनोज कुमार को सहरसा, दीपक कुमार मिश्र को किशनगंज, अशोक कुमार को सुपौल और मनोज कुमार राय को औरंगाबाद का मद्य निषेध अधीक्षक बनाया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार ये स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नवादा में 30 दिसंबर को 1 दिवसीय रोजगार कैंप का होगा आयोजन। नवादा जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 30 दिसंबर 2025 को 1 दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये कैंप जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर नवादा द्वारा संयुक्त श्रम भवन नवादा परिसर में आयोजित होगा। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये कैंप रहेगा। कैंप में स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड भाग ले रही है, जो स्वतंत्र फील्ड ऑफिसर के 50 पदों पर भर्ती करेगी। अभ्यर्थियों की योग्यता 10वीं या 12वीं पास और आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 12,500 रुपए मासिक वेतन व इंसेंटिव भी मिलेगा। केवल NCS पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे। नए साल में बिहार में 2 नए मेडिकल कॉलेज की होगी शुरुआत। बिहार में 2026 की शुरुआत में 2 नए मेडिकल कॉलेज वैशाली के महुआ और भोजपुर के आरा में शुरू होंगे, जिससे राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो जाएगी। दोनों कॉलेजों में 500-500 बेड होंगे और हर साल 100 छात्रों को MBBS में प्रवेश मिलेगा। इन पर 500 से 543 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कॉलेजों में छात्रावास, डॉक्टरों व कर्मचारियों के लिए आवास और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। पिछले 10 सालों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 13 हुई है और आने वाले 5 वर्षों में अन्य जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। बिहार के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लगभग सभी जिलों में
शीतलहर और घने कोहरे का असर जारी है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक के लिए मौसम चेतावनी जारी की गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रह सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होगा। 27 दिसंबर को राज्य में इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। साइबर पुलिस ने की नए साल में ठगी से सतर्क रहने की अपील। साइबर अपराधी नए साल पर ठगी के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। साइबर पुलिस को आशंका है कि 1 जनवरी को आकर्षक डिजाइन वाले हैप्पी न्यू ईयर संदेश और लिंक भेजकर लोगों को ठगा जा सकता है, जैसा कि पिछले साल भी हुआ था। पुलिस सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सतर्क कर रही है। अपील की गई है कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें, न डाउनलोड करें और बच्चों को अजनबियों से ऑनलाइन बातचीत से रोकें। फर्जी सरकारी योजनाओं के नाम पर कॉल से भी सावधान रहे। मोबाइल सिम लॉक रखने से ठगी से काफी हद तक बचाव संभव है। बिहटा मुसल्लमपुर में फल और सब्जियों के लिए बनेंगे कोल्ड चेन यार्ड। बिहार सरकार ने राज्य में फल और सब्जियों के भंडारण, पैकेजिंग और संरक्षण की समस्या दूर करने के लिए पटना के बिहटा और मुसल्लमपुर हाट में अत्याधुनिक कोल्ड चेन यार्ड बनाने की योजना शुरू की है। इससे किसानों को उनकी उपज का नुकसान कम होगा और निर्यात के रास्ते खुलेंगे। राज्य में 20,000 समितियों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ई नाम जैसी डिजिटल पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को उचित मूल्य भी मिलेगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि मजबूत और संगठित विपणन चैन विकसित करना किसानों के हित में आवश्यक है। राजस्व संघ ने डिप्टी सीएम के खिलाफ सीएम नीतीश को लिखा पत्र। बिहार राजस्व सेवा संघ ने डिप्टी सीएम सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा पर जनसंवाद और जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। संघ ने ऐसा कहा है कि सस्पेंड करने और अपमानजनक भाषा जैसी धमकियां लोकतांत्रिक मर्यादाओं और सेवा नियमों के खिलाफ है। ऐसे बयान सोशल मीडिया पर वायरल होकर उन्माद फैलाते हैं। बीआरएसए ने इसे तानाशाही और औपनिवेशिक मानसिकता वाली शासन शैली बताया। संघ ने सीएम से तत्काल हस्तक्षेप, वार्ता, अपमानजनक बयानों पर रोक और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की मांग की है। इंडिया पोस्ट के नाम से चलने वाले लकी ड्रॉ से रहे सावधान। एक फर्जी लकी ड्रॉ लोगों को मुफ्त उपहारों का लालच देकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। यह अभियान इंडिया पोस्ट से संबंधित नहीं है। केंद्रीय सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय यानी कि पीआईबी ने यह स्पष्ट किया है कि ये एक घोटाला है और ऐसे लिंक पर क्लिक करना खतरनाक हो सकता है। लोग अक्सर मुफ्त नाम के बहाने अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे कि बैंक विवरण, आधार नंबर और पासवर्ड साझा कर देते हैं, जिससे साइबर अपराधियों को फायदा होता है। इसलिए किसी भी संदिग्ध लिंक या फर्जी प्रचार से सावधान रहे और अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखें। ट्रेन में मेडिकल इमरजेंसी होने पर इस नंबर पर करें कॉल। भारतीय रेलवे सिर्फ सफर का साधन नहीं बल्कि देश की लाइफलाइन भी है, जहां रोजाना करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। लंबी दूरी की ट्रेन में सफर करते समय अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे सीने में दर्द, चक्कर, ब्लड प्रेशर या फिर गर्भवती महिलाओं की परेशानी आम बात है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके नजदीकी स्टेशन पर डॉक्टर, मेडिकल टीम या एम्बुलेंस तुरंत उपलब्ध कराई जा सकती है। ट्रेन में मौजूद टीटी, कोच अटेंडेंट या गार्ड भी मदद कर सकते हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि जरूरी दवाइयां साथ रखें और अस्वस्थता होने पर तुरंत हेल्पलाइन पर कॉल करें। खान सर ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को लेकर दिया बयान। लोकप्रिय शिक्षक खान सर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में भारतीय शिक्षा प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा सिर्फ सिलेबस पूरा करने और अच्छे मार्क्स लाने तक ही सीमित है, जो कि छात्रों में रचनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता और व्यवहारिक कौशल विकसित नहीं हो पाते। उन्होंने शिक्षा में आर्थिक असमानता, शिक्षकों की अपर्याप्त ट्रेनिंग और स्किल बेस्ड एजुकेशन की कमी को भी उजागर किया। उनका मानना है कि छात्रों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और व्यवहारिक ज्ञान भी मिलना चाहिए और शिक्षकों के लिए विशेष विश्वविद्यालय और इनोवेशन ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि शिक्षा जीवन में वास्तविक सफलता दिला सके। 6 जनवरी को दिल्ली टीम के लिए खेल सकते हैं विराट कोहली। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। 24 दिसंबर को दोनों ने शतकीय पारी खेली, जबकि दूसरे मैच में विराट ने 77 रन बनाए और रोहित गोल्डन डक हुए। विराट कोहली अब 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ दिल्ली टीम के लिए खेल सकते हैं, लेकिन ये भारतीय टीम के ट्रेनिंग कैंप पर निर्भर करेगा, क्योंकि 11 जनवरी से भारत न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है। रोहित शर्मा दोबारा इस टूर्नामेंट में नहीं खेले और उत्तराखंड के खिलाफ मैच के बाद घर लौट गए हैं। मुंबई का अगला मैच 29 दिसंबर को छत्तीसगढ़ से है।
जी राम जी योजना में केवाईसी होगी अनिवार्य। जी राम जी योजना में फर्जी उपस्थिति और मजदूरी हड़पने की घटनाओं को रोकने के लिए जिले में श्रमिकों की केवाईसी शुरू की गई है। अब कार्यस्थल पर मजदूरों की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज होगी और अगर किसी की फोटो दोबारा या गलत कार्यस्थल पर अपलोड की गई तो ऐप उसे स्वतः खारिज कर देगा। जिले में 8,03,698 सक्रिय जॉब कार्ड धारक हैं, जिनमें 4,28,109 यानी कि 53.27% का केवाईसी पूरा हो चुका है, जो राज्य में दूसरे स्थान पर है। ऐप फोटो का मिलान आधार से करेगा और रेटिना स्कैन से पहचान सुनिश्चित होगी। इनसे फर्जीवाड़ा और मजदूरी में अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगेगी। जाने बैंक में कितना कैश जमा कर सकते हैं आप। आज के समय में बैंक अकाउंट हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है। सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा होने पर बैंक इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, लेकिन टैक्स तभी लगेगा जब जमा रकम आपकी घोषित इनकम से ज्यादा हो या स्रोत स्पष्ट न हो। बार बार बड़ी राशि जमा करना भी संदेह पैदा कर सकता है। करंट अकाउंट में बिजनेस वालों के लिए लिमिट 50 लाख रुपए है। पैन नंबर के जरिए बैंक और टैक्स विभाग लेन देन ट्रैक करते हैं, इसलिए कैश जमा कानूनी और साफ स्रोत से होना चाहिए और डिजिटल पेमेंट का ज्यादा उपयोग करना सुरक्षित है। कांग्रेस ने अदालत में की चुनावी अनियमितता पर याचिका दायर। कांग्रेस नेताओं ने हाल के बिहार विधानसभा चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं में अमित टुन्ना, ऋषि मिश्रा, प्रवीण कुशवाहा, तौकीर आलम और शशांक शेखर शामिल है। उनका आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने सरकार को गैर कानूनी मदद दी और चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर पैसे बंट गए, जिसमें मतदाताओं को 10,000 रुपए देकर वोट भी खरीदे गए। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और आयोग पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता अदालत से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब कोर्ट के फैसले का ही इंतजार है। अब 4 जनवरी तक चलेगा सरस मेला का आयोजन। जीविका द्वारा आयोजित सरस मेला पहली बार 24 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। मूल रूप से मेला 12 से 28 दिसंबर तक आयोजित होना था, लेकिन महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और अधिक भीड़ को देखते हुए इसे 4 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि नववर्ष की भीड़ के कारण मेला 1 जनवरी को केवल 1 दिन के लिए स्थगित रहेगा। ये मेला महिलाओं के व्यवसाय और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का एक प्रयास है और इस प्रकार मेला 24 दिनों तक चलेगा, जिसमें नववर्ष के बाद भी लोग उत्साहपूर्वक भाग ले सकेंगे और स्थगन केवल 1 दिन ही रहेगा। सर्दियों में गीजर लगाते समय रहे सावधान। सर्दियों में गैस गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन गलत उपयोग से यह खतरनाक भी साबित हो सकता है। गैस गीजर एलपीजी जलाकर पानी गर्म करता है और सीओ गैस छोड़ता है, जो बंद बाथरूम में जानलेवा हो सकती है। सुरक्षा के लिए गीजर को वेंटिलेशन वाले स्थान पर लगाए। एग्जॉस्ट फैन जरूरी है। गीजर आंखों के स्तर से थोड़ा ऊपर और बिजली के स्विच से दूर लगाएं। अगर संभव हो तो यूनिट बाथरूम के बाहर रखें और केवल गर्म पानी पाइप अंदर लगाएं। नहाने से पहले पानी गर्म करें। चक्कर, उल्टी, सांस में तकलीफ या आंखों में जलन जैसी स्थिति में तुरंत बाहर निकल जाएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज की तारीख में 2000 में भारतीय डाक विभाग द्वारा वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपए का एक सचित्र डाक टिकट जारी किया गया था। 1928 में कोलकाता में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई थी। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1937 में रतन टाटा का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय उद्योगपति थे। 1932 में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे। 1977 में सुमित्रा नंदन पंत का निधन हुआ था। ये एक हिंदी कवि थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? ए वर्धमान, बी पद्म प्रभा, सी पार्श्व या फिर डी अनंत। इसका सही जवाब है ए वर्धमान। हमारा दूसरा सवाल है, किस राजा ने चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी? ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिंदुसार या फिर डी राजा मेनेंड्रोस। इसका सही जवाब है ए कनिष्क। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार अवसंरचना विकास सक्षम अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ए 2003, बी 2007, सी 2011 या फिर डी 2006। इसका सही जवाब है डी 2006। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में पहला रामसर स्थल कौन सा है? ए राजगीर पहाड़ियां, बी कंवर झील,
सी खड़गपुर झील या फिर डी कैमूर रेंज? इसका सही जवाब है बी कंवर झील। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से कौन सा सूत्र या ग्रंथ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर से संबंधित है? ए प्रज्ञा पारमिता, बी विमल कीर्ति निर्देश, सी सुखावती व्यूह या फिर डी सुधर्म पुंडरिका? इसका सही जवाब है डी सुधर्म पुंडरिका। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, जयप्रकाश कुमार, अनवर करीम खान, गणपति झा, महेंद्र शर्मा, नंद कुमार सिंह, लखन राम, नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, मुन्ना प्रसाद, विकास तिवारी, अशोक दास, विवेक मिश्रा, सूरज रॉय, पंचानन सिंह, सलीम अंसारी, चंदन कुमार, सुधांशु कुमार, विपिन शर्मा, सुरेंद्र बेसरा, उपेंद्र कुमार, प्रमिला कुमारी, शिव शक्ति, राकेश मिश्रा, राजकुमार यादव, मुरली पासवान, अंशु कुमारी, अमरजीत कुमार, अतीक खान, गीता देवी, दयानंद सिंह, हरेंद्र सिंह, पंकज राज, अब्दुल मन्नान और कृष्णा प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।